तो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर मायावती इतनी हमलावर क्यों है? मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन मायावती इस मुद्दे पर योगी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। आखिर मायावती इतनी हमलावर क्यों है और क्या है उनके इतने हमलावर होने की वजह, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि चुनाव में मिली हार के बाद अब कैसे जिला दर जिला बीजेपी में हंगामा बरपा है। कहीं मंत्री का विरोध सरेआम मंच पर हो रहा है, तो कहीं प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि तो एहसास ही नहीं हो रहा कि ये बीजेपी की सरकार है। कहां है और क्या है ये मामला, हम आपको ये बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी तक। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मायावती की। और मायावती योगी सरकार पर लगातार हाथरस में हुए 121 लोगों की मौत के मामले को उठा रही हैं, योगी सरकार को घेर रही हैं और लगातार सरकार पर सवाल और बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, इस बात को सरकार से पूछ रही है। मायावती ने आज सुबह सुबह ही एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने एसआईटी को लेकर, जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है, उसे लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। पहले आप उस एक्स पोस्ट को देखिए जिसमें मायावती ने उसमें लिखा क्या है। दरअसल मायावती ने लिखा है कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। राजनीति से प्रेरित ये रिपोर्ट इसलिए मायावती कह रही हैं क्योंकि इस रिपोर्ट में बाबा के ऊपर कोई सवाल नहीं है। बाबा को एक तरीके से अनकहे तौर पर क्लीन चिट जैसा दिखाई दे रहा है। मायावती यहाँ हमलावर हैं, किसी भी सूरत में बाबा को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाबा जो भोलेनाथ हैं, जो जिनका उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जिनके उस कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हुई थी, तो मायावती ने सवाल उठाए हैं। बाकी तमाम दलों के बड़े नेता चुप हैं, हम वो भी समझेंगे, लेकिन उनके अगले पोस्ट को देखिए। उन्होंने लिखा है मायावती ने कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों की चिंता का कारण है। यानी कि बाबा भोले पर एसआईटी खामोश है, उसने कुछ नहीं लिखा है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उसे क्लीन चिट देने का खासा प्रयास किया गया है। तो ये जो बात मायावती ने कही है, लिखी है एक्स पर अपने मन की बात, दरअसल इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने उस बाबा को, जो कि उनकी ही बिरादरी से आते हैं, उस बाबा पर जो कि उनकी ही बिरादरी पर सबसे ज्यादा असर रखता है, जो गॉडमैन है, जो हीलर है, उस पर मायावती ने इतना कड़ा हमला बोला है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर हो, एसआईटी ने उसे क्लीन चिट कैसे दे दी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसने कम से कम इस मामले में मायावती को अलग खड़ा किया है। खैर, मायावती इकलौती ऐसी नेता क्यों है और आखिर क्या वजह है कि उनके बोलने का मतलब कुछ और है और दूसरे नहीं बोल रहे तो उसका मतलब और है। देखिए, मायावती के पास जो प्रिविलेज है कम से कम इस मुद्दे पर बोलने के लिए, वो किसी और नेता के पास नहीं है। दूसरे लोग बाबा की बात कर रहे हैं, मायावती यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही थी अपने पिछले पोस्ट में कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भरोसा रखें, उनके बताए रास्तों पर चलें। लेकिन जिस बिरादरी से बाबा भोले या सूरजपाल आते हैं, दरअसल उन्होंने लोगों के, और खास करके जो उस बिरादरी की भोली भाली महिलाएं हैं, उनके कह सकते हैं कि दिमाग पर कब्जा कर रखा था। और उनके इतने मौतों के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कई महिलाएं किसी भी तरीके से उन्हें दोषी ठहराने को तैयार नहीं, उल्टे वो तो मोक्ष और मुक्ति की बात कर रही हैं। कई महिलाओं ने तो
को ये भी कहते सुना गया कि काश मैं उस भगदड़ में क्यों नहीं मरी, मुझे भी बाबा से मुक्ति मिल जाती। तो ऐसी अंधविश्वास वाली बातों को मायावती ने सिरे से खारिज किया है, नकारा है। लेकिन आखिर वही क्यों? दरअसल अपने बिरादरी पर, दलितों पर जो मायावती का आज भी प्रभाव है वो किसी भी पार्टी के नेता, किसी भी दल के नेता का नहीं है। चुनाव में बेशक वो हार रही हैं, लेकिन उनकी जो अपील, उनका जो प्रभाव है वो किसी भी नेता से दलितों पर काफी ज्यादा है। उनकी बातों को लोग सुनेंगे और उनकी बातों को लोग बुरा भी नहीं मानेंगे, ये भी सच है, क्योंकि दलित और जाटों पर उनका प्रभाव बहुत गजब का है। हाँ, वोट में जरूर मायावती पिछड़ती जा रही हैं, लगातार पीछे जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बिरादरी पर उनका प्रभाव कम हो गया है। बाबा पर अगर कोई दूसरा सवाल उठाए, बीजेपी के बड़े नेता उठा दें, अखिलेश यादव उठा दें, तो समाज नाराज हो सकता है, लेकिन मायावती पर वो नाराज नहीं होगा। ये बात फैक्ट है। इसीलिए कहता हूं कि ये प्रिविलेज मायावती के पास है और उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा या नहीं होगा, उन्होंने कम से कम अपने समाज के लिए वो बातें कही हैं जो आज के दौर में बड़े बड़े नेता भी इस घटना के बाद नहीं बोल पा रहे। खैर, आने वाले वक्त में देखना होगा कि बाबा भोले जो हैं, जो सूरजपाल हैं, उनका होता क्या है। क्या सरकार जागती है? क्या सरकार सचमुच इस एसआईटी रिपोर्ट के बाद कुछ कार्रवाई करती है, या ये एसआईटी रिपोर्ट भी कोई आई वॉश ही बनी रह जाती है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार की समीक्षा हो गई संगठन के स्तर पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर यह चल रही है। लेकिन अब इस समीक्षा के बाद जिले जिले इस चुनाव का इम्पैक्ट दिखाई देने लगा। जिन लोगों ने जो लोग चुनाव में हारे या जिन लोगों ने चुनाव में पार्टी कैंडिडेट के विरुद्ध काम किया, ऐसे आरोप लगे, उनके खिलाफ भी अब चीजें शुरू हो गई। याद होगा कि जैसे ही नतीजे आए, कई बीजेपी के बड़े चेहरों ने ये आरोप लगाया था कि गद्दारी हुई, आस्तीन के सांप निकले पार्टी के भीतर, और कुछ लोगों ने खुलकर कई लोगों के नाम भी लिए कि फलाने मंत्री ने और फलाने नेता ने हरवाने की कोशिश की, जिसमें एक नाम था रविंद्र कुशवाहा, जो कि सलेमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार थे और सांसद भी थे, अब तो पूर्व सांसद हो गए। और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगाया कि जो वहां से सलेमपुर की एक विधानसभा से विधायक है और साथ साथ योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, उन्होंने उन्हें हराने का काम किया। दरअसल आज मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पे ऐसे मामले देखने में आए जहां पर इस हार और जीत को लेकर पार्टी के भीतर खूब चर्चा हुई। ये मामला देवरिया का है, सलेमपुर का, और सलेमपुर में आज कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह था। दरअसल ये जो कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह था, ये पार्टी की तरफ से चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से, तन मन धन से अपनी मेहनत की, उस मेहनत को पुरस्कृत करने के लिए, उस मेहनत को नवाजने के लिए ये कार्यकर्ता अभिनंदन सम्मेलन चल रहा है। लेकिन जब ये सम्मेलन सलेमपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हुआ और वहां वही मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जब मंच पर थी, तो जो हारे हुए सांसद हैं उनके समर्थक भड़क गए और भड़क कर उन्होंने वहीं पर जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस कार्यक्रम में, अभिनंदन समारोह में जहां पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका यह कहना था कि जब चुनाव में हार गए, और उनका आरोप है कि जिन लोगों ने चुनाव हरवाया उन्हीं के हाथों मेहनतकश कार्यकर्ताओं को सम्मानित कराया जा रहा है, ये वो नहीं होने देंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये सलेमपुर का है, देवरिया का, और यहाँ पर बकायदा इस पार्टी के कार्यक्रम में खूब हंगामा हुआ। जो मंत्री हैं जिन पर आरोप लगाया प्रत्याशी ने कि उन्होंने हराने की कोशिश की, उनके कार्यक्रम तक को होने नहीं दिया गया। तो ये बीजेपी के भीतर अब जिला दर जिला शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि समीक्षा का स्तर चाहे जो हो, जिस स्तर पर उत्तर प्रदेश के हार की समीक्षा हो रही हो, लेकिन कार्यकर्ता अब बख्शने के मूड में नहीं है। वो चाहे सरकार हो, संगठन हो या फिर
प्रत्याशी। देखिए इन तस्वीरों को आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। जी हाँ, बात सिर्फ सलेमपुर की नहीं है, अब हम बात जौनपुर की करते हैं। और जौनपुर में भी बीजेपी के प्रत्याशी जो कि बहुत हाई प्रोफाइल चेहरे रहे हैं, कृपा शंकर सिंह, आज उन्होंने भी इसी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह जो कि जौनपुर में अलग हो रहा था, उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे सरकार को मिर्ची लगनी तय। दरअसल ये संगठन का कार्यक्रम है, हर जिले कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह, जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत पुरस्कृत किया जा रहा है। तो आज ये कार्यक्रम जब जौनपुर में हुआ तो वहां पर कृपा शंकर सिंह ने खूब भड़ास निकाली और कृपा शंकर सिंह ने बकायदा इस कार्यक्रम में ये कहा कि कार्यकर्ताओं को तो एहसास ही नहीं हो रहा कि ये सरकार उनकी है, ये भाजपा की सरकार उनकी सरकार है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी क्या किया है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनका ये दर्द सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह एहसास नहीं हो पा रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दरअसल कृपा शंकर सिंह प्रशासन पर, नौकरशाही पर और प्रशासन के हाथों कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न पर भड़क रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं का खूब उत्पीड़न किया गया है, थानेदारों ने किया है और ऐसे थानेदार और अधिकारियों के खिलाफ वो दिल्ली तक शिकायत करने जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एसपी को फोन मिलाया और ये कहा कि जिस कार्यकर्ता के खिलाफ थानेदार ने उत्पीड़न किया है, जिस कार्यकर्ता का, उसको तुरंत हटाएं और अगर नहीं हटाएंगे तो वो एसपी को ही हटा देंगे। गुस्से का लेवल समझिए कि अब हारे हुए जो प्रत्याशी हैं या जो नेता हैं वो अब खुलकर अपनी भड़ास सरकार और सरकार के की जो अफसरशाही है उस पर निकालने लगे हैं। तो उनका ये साफ कहना था कि मैंने अपने जौनपुर के एसपी को फोन किया और उन्हें मैंने कहा है कि उनको हटाया जाए। अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा और कार्यकर्ताओं का शोषण और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं कृपा शंकर सिंह। मैंने कप्तान को कहा कि अगर ये थानेदार 5 दिन से ज्यादा होगा आप भी थाने में कार्रवाई होती है। इसलिए मेरी ये सूचना थी आप विधायक हो, जब आपकी मीटिंग हो मुख्यमंत्री जी साहब ने आपकी सबसे बड़ी वेदना कि हमारा कार्यकर्ता अभी तक उसको ये नहीं एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार है। निवेदन नहीं कर पाते आपको, हम ये तरह से सजग होने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा शहर है, अधिकारियों को आप सुनने जाएंगे हमारे विधायक गांव में चली जाएगी, ये नहीं करेंगे। दरअसल जो भी हंगामे इस वक्त आपको सुनाई दे रहे हैं, इन दोनों रिपोर्ट में आपने एक जगह कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखा, एक जगह आपने हारे हुए प्रत्याशी का गुस्सा देखा। कार्यकर्ता इसलिए गुस्से में हैं कि उन्हें लगता है कि एक मंत्री ने, एक नेता ने इस सीट को हराने की कोशिश की। दूसरी जगह प्रत्याशी को यह लग रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को सुना नहीं गया, प्रशासनिक तौर पर उनका बहुत उत्पीड़न किया गया, थानेदारों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, तहसील में बैठे अधिकारियों ने जमकर उत्पीड़न किया, बेइज्जती की। और ये बातें इन दोनों रिपोर्ट से साफ है। अब कृपा शंकर सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि ये हो रहा है और उन्होंने एसपी से भी बात की है और अब वो दिल्ली तक आवाज ले जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए यही वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी की समीक्षा में निकल करके आए हैं बीजेपी के हार की वजह के तौर पर। और अनेक मुद्दों के अलावा अफसरशाही और खास करके कार्यकर्ताओं की न सुनना, थानों से लेकर तहसील तक जहां वो जेन्युइन काम लेकर भी जाता रहा, तो उसके साथ
घोर बेइज्जती की गई, जिसके बाद से कार्यकर्ता निराश हुआ। तो ये तमाम बातें निकल करके भी आई हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में आपको अब दिखने लगा है कि कैसे ब्लॉक दर ब्लॉक, जिले दर जिले अब ये बात बीजेपी के भीतर खूब सरेआम इसकी चर्चा हो रही है। और अब लगभग आपको हर कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं का यह दर्द दिखेगा। शायद उन्हें अपने अभिनंदन की कोई खुशी हो ना हो, लेकिन उन्हें इस बात का दर्द जरूर है कि उनके साथ उनके ही सरकार में किस तरीके का व्यवहार किया गया। और अब बड़े बड़े नेता इसे मंचों से उठाने लगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।